तो चलिए आज हम समझते हैं कोशिका की संरचना के बारे में कि आखिर कोशिका बनी किस चीज की होती है। ठीक, तो कोशिका की संरचना को समझने के लिए हम इसको दो हिस्से में पढ़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा एक्सटर्नल हिस्सा हो जाएगा और दूसरा इंटरनल हिस्सा होता है। कोशिका जो होती है इसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। तो अगर इतनी सारी चीजें हैं तो इसको कवर करने की जरूरत हमारे सामने आ रही थी, और भगवान भी जब बना रहे थे तो उन्होंने भी देखा कि अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ अंग यदि बाहर चले गए या दूर हो गए तो पता चला कि जो इंसान होगा वो क्या हो जाएगा कि उसमें कुछ ना कुछ अंग काम ही नहीं करेगा, या हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे मान के चलिए कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, कल की क्लास में हमने आपको बताया था। तो अगर न्यूक्लियस ही गायब हो जाएगा तो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही चला जाएगा, मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी वो उसमें हमारे इंफॉर्मेशन ही नहीं जा पाएंगे, तो हमारा बच्चा हमारी तरह नहीं हो पाएगा। ठीक, तो भगवान ने क्या किया कि इन सारी चीजों को प्रोटेक्शन देने के लिए एक बाहर से ये मेम्ब्रेन लगा दी। मेम्ब्रेन का मतलब होता है पतली झिल्ली या पतली पन्नी भी आप नॉर्मल समझ सकते हैं। जैसे आप बाजार जाते होंगे तो अगर मान के चलिए आप आलू प्याज टमाटर ये सब खरीदे तो आप क्या करते हैं, उसको एक नॉर्मल पैकेट में बंद करके लाते हैं। ठीक, तो भगवान ने भी वही पैकेट लगा दिया है, लेकिन भगवान के पैकेट का नाम था सेल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि आखिर ये सेल मेम्ब्रेन बनती किसकी है। तो ये सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब ध्यान से समझिएगा, लिपिड जहां पे आता है ना तो लिपिड काफी ज्यादा लचीला होता है, इसीलिए ये जो पन्नी होती है काफी ज्यादा लचीली हो जाती है। अब भगवान ने देखा ये कि लचीलेपन होने के कारण दिक्कत ये हो रहा था कि कभी कभी इन पे इफेक्ट आ जा रहा था, और कुछ ऐसे जैसे पादप होते हैं तो पादपों में अगर लचीलापन डाल देंगे तो यदि मान के चलिए कि पादप के ऊपर किसी जानवर ने अटैक कर दिया तो पादप तो मर जाएगा वहां पे। तो भगवान ने क्या किया कि पादप को एक अलग से प्रोटेक्शन दिया, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। मतलब उसमें कोशिका झिल्ली तो होती है लेकिन अलग से क्या लगा दिया जाता है, तो अलग से उसमें कोशिका भित्ति डाल दिया जाता है। एक ही क्वेश्चन इससे पूछता है कि ये कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, तो ये हमारा एक्सटर्नल हिस्सा हो गया। बाहरी हिस्सा तो हम पढ़ लिए। बाहरी हिस्से में दो चीज, पहला क्या, तो कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होगी, तो प्रोटीन की। और कोशिका झिल्ली की खासियत होती है कि ये लचीली होती है और अर्धपारगम्य भी होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि बाहर से कुछ चीजें इसके अंदर आ सकती है और कुछ चीजें अंदर से बाहर भी ट्रांसफर हो सकती है। और उसके बाद में अगर कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो ये केवल और केवल पादपों में होता है, हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति मेनली किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या करता है, तो पेड़ों को मजबूती देने का काम करता है। नहीं तो यदि ये कोशिका भित्ति नहीं रहती ना तो पेड़ों का आकार निश्चित नहीं रहता। अगर पता चला किसी ने एक झापड़ पेड़ के ऊपर मार दिया तो पेड़ कहीं से बीच से पचक जाता, लेकिन इसीलिए भगवान ने क्या किया कि कोशिका भित्ति लगा दिया। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये एक्सटर्नल हिस्सा हो गया। अब उसके बाद हम इंटरनल हिस्सा समझते हैं, मतलब उसके अंदर से पढ़ाई करते हैं। तो उसके अंदर अगर हम आएंगे तो सबसे पहला हिस्सा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में इसको हम लिख दिए हैं ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब समझिए इसका काम क्या होता है। तो कोश, ये जो भगवान ने पन्नी लगाई हुई थी यानी मेम्ब्रेन लगाई है, तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, पचक जाती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि उसी मेम्ब्रेन को फुला करके रखने का काम करता है। फुला करके रखने से एक फायदा यह हो जाएगा कि इसके बीच में काफी ज्यादा स्पेस बन जाएगा, जिससे इसके और भी जितने ऑर्गन्स हैं उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। ठीक, तो ये फुलाने का काम कौन करेगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पूरी की पूरी कोशिका को सुरक्षा देने का काम करता है, मतलब स्केलेटन का काम करता है। तो यही हम लिखे हुए हैं कि क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कोशिका को फुला करके रखता है। फुला करके रखने से फायदा यह होगा कि इसमें काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्पेस यानी जगह बन जाएगी, जिससे बाकी के ऑर्गन्स इसके अंदर आ सकेंगे। उनके लिए जगह बनाने का काम कौन करेगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या करता है, तो कोशिका
का कंकाल का काम करता है, मतलब प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में भी कंकाल का काम कौन करता है, तो हड्डियां करती हैं, जिसको हम लोग स्केलेटन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक, अब बाद में देखा यह गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसके दो हिस्से देखने को मिले। जैसे हम रफली एक डायग्राम बना देते हैं आपको समझने के लिए, तो ये समझ लीजिए आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो हिस्से हमको देखने के लिए मिले। एक हिस्सा काफी ज्यादा क्या था, स्मूथ था, और जबकि दूसरा हिस्सा क्या था, तो दूसरा हिस्सा खुरदुरा था। अब ध्यान से समझिए, खुरदुरा होने के लिए कुछ ना कुछ उस पर रफ चीजों का लगा होना जरूरी है। जैसे हमारा यहां पे दीवार है, तो ये रफ नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ खुरदुरी चीज नहीं लगी है। लेकिन अगर इसी के ऊपर हम ले आकर के कुछ चिपका देते हैं, तो दीवार कैसी हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी। ठीक, तो इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके से देखने को मिला। एक हिस्सा काफी ज्यादा स्मूथ था और दूसरा हिस्सा क्या था, काफी ज्यादा रफ था। जो स्मूथ वाला हिस्सा था ना, ये लिपिड बनाता है। क्या बनाता है, तो लिपिड बनाता है। स्मूथ वाला क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। और जो खुरदुरा वाला है, इसको बाद में समझेंगे, पहले इसी को समझते हैं। जो चिकना वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला हिस्सा था, उधर क्या बनता है, तो लिपिड। लिपिड का काम होता है कि लिपिड वसा आगे चल के बनाता है। ठीक, लिपिड क्या बनाएगा, तो लिपिड आगे चल के वसा बनाएगा। बहुत से लोगों के मन में यह रहता है कि वसा जो होता है वो मतलब काफी ज्यादा मोटा लोगों को कर देगा। ऐसा नहीं होता है। वसा जो होता है ना, ये एनर्जी बना के रखता है, मतलब फ्यूचर की एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम वसा करता है। ठीक है, अगर हम किसी एनर्जी को यूज नहीं करेंगे तो वही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में फैट बढ़ता चला जाएगा। और ये फैट क्या करता है, तो ये फैट लोगों को मजबूत बनाने का काम करता है, मतलब उनके अंदर मजबूती दे देगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने भी मोटे आदमी होंगे, यदि आपको एक तमाचा खींच के मार देंगे तो आप मतलब हालत खराब हो जाती है। जबकि वही पतला आदमी मार देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन पतले को तो हम ही मार के बाहर कर देंगे। ठीक है, तो वसा क्या करेगा, मजबूती देगा। इस वसा को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो वसा को हटाने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिससे ये जो एक्स्ट्रा वसा हमारे शरीर के अंदर जमा हो गया है वो बर्न हो सके। बर्न होने का मतलब है कि नष्ट हो सके। अब जब बर्न होता है वसा, तो दो चीजें बनता है। सबसे पहला क्या होता है, तो ये सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वहां पे ग्लूकोज बना लेता है, और ग्लूकोज बना करके सारी एनर्जी यूज कर लेता है और रॉ मटेरियल के रूप में CO2 बाहर निकाल देता है। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा। और इसी से एक चीज और बनती है, जब बर्न होता है पानी बनता है, तो पानी हमारा पसीने के रूप में निकल जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने आदमी मोटे हो जाते हैं, वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो काफी ज्यादा तेजी से सांस बाहर भी छोड़ते हैं और पानी भी उनके शरीर से उतना ही निकलता चला जाता है। तो वसा जब हमारे शरीर से खत्म होता है तो दो चीजें बनती है। सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज तो यूज कर लेंगे हम, और निकलेगा क्या, तो CO2 निकलेगा, और क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये दो चीजें निकल जाएगी तो वसा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और आदमी वापस से अपने शेप पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद में क्या है कि दूसरा हिस्सा देख लेते हैं कि ये रफ साइड वाला क्या होता है। तो रफ साइड वाला जो हिस्सा होता है, ये प्रोटीन बनाता है। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो प्रोटीन बनाने का काम ये रफ साइड नहीं करता, बल्कि इसके ऊपर ये जो डॉट्स बने हैं ये करते हैं। इन डॉट्स को हम लोग राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो हम यहां पे अब आगे राइबोसोम के बारे में समझते हैं। राइबोसोम क्या बनाता है, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं हम लोग। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज जहां पे बनती है उसे उसी की फैक्ट्री कहते हैं। जैसे अगर कानपुर में चमड़े का जूता बनता है तो उसे हम जूते की फैक्ट्री कहेंगे। अहमदाबाद में यदि सूती वस्त्र बनते हैं तो सूती वस्त्र का कारखाना कहां कहेंगे, तो हम अहमदाबाद में कहेंगे। उसी तरह से अगर हम शरीर के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री कहना है तो किसको कहेंगे, तो राइबोसोम को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब उसके बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि प्रोटीन अलग अलग टाइप के देखने को उनको मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन सारे ही प्रोटीनों को ले जाकर के एक बॉक्स के अंदर पानी में ले जाके डुबा दिया और उसको चलाना चालू कर दिया। मतलब एक बॉक्स लिया और उसी के अंदर पानी डाल करके और इन सारे ही राइबोसोम को इसी के अंदर डंप करा दिया। तो उन्होंने देखा कि कुछ राइबोसोम नीचे जाकर के ऐसे उसके तली में बैठ गए और कुछ राइबोसोम यहां
यहां पे ऊपर तैर रहे थे, तो जितने भी ऊपर राइबोसोम तैर रहे थे इनको कहा गया कि ये काफी ज्यादा हल्के हैं, और जो नीचे बैठे हैं ये भारी हैं। तो हल्का जो था इसको हम लोगों ने 70s कहा, और जो भारी था उसको हम लोगों ने 80s कहा। अब 70s वाला जो राइबोसोम था वो कम प्रोटीन बना रहा था, और जो 80s वाला था वो ज्यादा प्रोटीन बना रहा था। और प्रोटीन की जरूरत हम लोगों को बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी होता है वो प्रोटीन ही करता है, तो प्रोटीन की जरूरत हम लोगों को ज्यादा थी। तो हम लोगों में कौन सा पाया जाएगा? तो हम लोगों में 80s पाया जाएगा। जबकि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, मतलब जो हमें नॉर्मल आंखों से देखने के लिए नहीं मिलता है, उनमें सब में 70s देखने के लिए मिलता है। ठीक, एस जो वर्ड होता है ये डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंट का मतलब होता है अवसादन, मतलब तली में बैठना। हालांकि सेडिमेंटेशन आपको हम केमिस्ट्री में बताएंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे। सेडिमेंट का मतलब होता है नीचे बैठना, मतलब गुरुत्वीय विधि द्वारा नीचे बैठना ही सेडिमेंट कहलाता है। तो उसके बाद आता है तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में हम लोग सेंट्रोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि एक सेल दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, बल्कि सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल दो सेलों में डिवाइड जरूर होगी, लेकिन उससे एक नई सेल बनेगी। मतलब नई सेल बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे ये नॉर्मल मार्कर है हमारा, तो अगर इसमें सेल डिवीजन होगा तो ये बीच से कटेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसी से दो मार्कर बन जाएगा। तो सेल डिवीजन से ही कोई ना कोई नई कोशिकाएं बनेगी। अब ध्यान से समझिएगा, सेल डिवीजन जो होता है ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी को भी जन्म दे देता है। जैसे हमारे मान के चलिए कि इस हाथ में यहां पे कहीं चोट लग जाए, तो मान के चलिए कि यहां पे 100 कोशिकाएं हमारी टूट गई हैं, तो सेल डिवीजन अगर यहां पे होगा तो सेल डिवीजन के द्वारा यहां पे 100 कोशिकाएं बन जाए, तो जितनी भी कोशिका टूट चुकी है उसका स्थान ले लेगी, जिससे हमारा घाव भर जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे 100 की जगह 2-4 लाख कोशिकाएं बन जाएगी, तो फिर तो यहां पे गांठ बनना चालू हो जाएगा। तो वही गांठ को हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। कैंसर क्या होता है? तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। मतलब यह है कि सेंट्रोसोम का पागल हो जाना कैंसर कहलाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि सेंट्रोसोम इतनी खतरनाक बीमारी है कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की मां की मौत भी इसी के कारण हुआ था। उनको भी कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब आगे समझना है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में नाम होता है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण का काम करता है। हम लोग जो डेली लाइफ में खाना खाते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर हम खाना डायरेक्ट खा लेंगे तो उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप गन्ना देखे होंगे, तो गन्ने को जब पेड़ दिया जाता है तो उसके बाद में उसका जूस निकल जाता है, और जो रॉ मटेरियल होता है उस गन्ने को हम क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। तो सेम वही चीज होता है, अगर हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जिसको हम हमारे शरीर के अंदर आना है, तो उसको हम शरीर के अंदर ले लेते हैं। बाकी जितने वेस्ट चीजें होते हैं उसको हम बाहर फेंक देते हैं। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? तो ऊर्जा निर्माण का काम करेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा किस रूप में बनाता है? तो ये ग्लूकोज के रूप में बनाएगा। अब ग्लूकोज बनने के लिए 38 एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2017 एमपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एक ग्लूकोज बनने के लिए कुल 38 एटीपी की हमको जरूरत होती है, जिसमें से 34 एटीपी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। ठीक, तो ये 34 एटीपी कहां बनेगा? तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन जाएगा। अब उसके बाद आगे समझते हैं गोल्जी बॉडी को। तो देखिए, हमारे इस कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें बनी। जैसे राइबोसोम ने क्या बनाया? तो राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बना दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज बना दिया। अब राइबोसोम प्रोटीन पूरे शरीर में हर जगह बनाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी ग्लूकोज शरीर के हर जगह बनाएगा। तो मान के चलिए कि हमारे हाथ में कहीं चोट लग जाती है, तो राइबोसोम है तो ये हाथ में भी प्रोटीन बनाएगा, पैर में भी प्रोटीन बनाएगा, और हमारे यहां जीभ में भी प्रोटीन बनाएगा। लेकिन हमको तो जरूरत कहां पे है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी यानी मरम्मत कहां करानी है? तो हाथ में करानी है, क्योंकि हाथ में चोट लगा हुआ है। तो बाकी जहां पे एक्स्ट्रा बन गया है, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया है, उस प्रोटीन को हमारे हाथों तक पहुंचाना भी तो जरूरी है, जिससे हमारे हाथ का घाव भर सके। तो दिक्कत यह है कि पहुंचाएगा कौन? तो यही पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। यानी परिवहन का काम कौन करेगा? तो गोल्जी बॉडी करेगा। अगर गोल्जी बॉडी राइबोसोम
द्वारा बनाया हुआ प्रोटीन हमारे दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंचाएगा तो हमारे घाव नहीं भर पाएंगे। तो सभी की यहां पे जरूरत एक समान होती है। अब उसके बाद क्या समझते हैं, तो उसके बाद समझते हैं रसधानी यानी वैक्यूल्स को समझते हैं। तो हमारे शरीर में जितनी भी जगह कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में हर जगह थोड़ा थोड़ा जगह होता है जिससे क्या हो सके, तो यहां से बना हुआ राइबोसोम से बना हुआ प्रोटीन स्टोर किया जा सके, माइटोकॉन्ड्रिया से बना हुआ ग्लूकोज स्टोर किया जा सके। ठीक, तो जितनी भी चीजें बनेंगी उन सबको स्टोर करने के काम कौन करेगा, तो यही रसधानी करेगी। अब स्टोर तो सारी चीजें कर सकती है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से ग्लूकोज बनेगा तो उसे भी ले आकर के हम स्टोर कर सकते हैं, या इवन जो हम खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलेगा उसे स्टोर कर सकते हैं। राइबोसोम ने जो प्रोटीन बना दिया उसे भी स्टोर कर सकते हैं, या हम जो पानी पीते हैं उसे भी स्टोर किया जा सकता है। तो स्टोर करने का काम कौन करेगा, तो रसधानी यानी वैक्यूल करेगा। अब ये बताइए कि स्टोर करने का काम हमारे अंदर भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि बड़ा किसमें होगा वैक्यूल। तो हम लोग पानी कम पीते हैं या हम लोग खाना कम खाते हैं, कंपैरिजन में किसके, तो पेड़ पौधों के। तो हमारा जो टंकी होगा स्टोर करने वाला वो छोटा होगा हम लोगों में, और पेड़ पौधों में क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। हम लोगों यानी जंतुओं में क्या है, तो ये छोटा होता है वैक्यूल, और पेड़ पौधों में ये क्या होता है, तो बड़ा होता है। काम क्या करता है, तो किसी भी चीज को स्टोर करने का काम करता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये एक स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है। अब इस स्टोरेज क्षमता में आपका मन चाहे आप पानी स्टोर कर दीजिए, और चाहे आपका मन इसमें चाहे भोज्य पदार्थ स्टोर करिए या राइबोसोम स्टोर करिए। फिर उसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पूरी की पूरी कोशिका में। क्यों, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही हम लोगों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी बनती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि इस केंद्रक की खोज किसने किया, तो इस केंद्रक को खोजा था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोजा था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी थी। और ये क्या करता है, तो ये कोशिका का ब्रेन होता है। मतलब इसमें जितने भी अंग है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, इन सब पर कंट्रोल कौन करता है, तो यही न्यूक्लियस करता है। इन सब को कमांड देने का काम कौन करेगा, तो यही न्यूक्लियस करेगा। क्या बोलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम सुरक्षा प्रदान करो, राइबोसोम तुम क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ, सेंट्रोसोम तुम सेल डिवीजन करके घाव भरो जल्दी जल्दी, वैक्यूल तुम क्या करो, स्टोर करो, कोई भी चीज को क्या करो, स्टोर करो, माइटोकॉन्ड्रिया तुम क्या करो, तो तुम ये ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी तुम क्या करो, तो ऊर्जा का परिवहन करो। मतलब सभी को कमांड देने का काम कौन करेगा, तो केंद्रक करता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट समझना है हमको लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम इस पूरी की पूरी कोशिका में एक अलग दिमाग का प्राणी होता है। इसके ये क्या होता है, तो एक तरह से कहा जाए तो ये हिटलर का काम करेगा। जिस तरह से हिटलर ने क्या किया था, जितने भी यहूदी थे उनको गैस चैम्बर में डाल करके मार दिया था। ठीक, तो उसी हिसाब से लाइसोसोम भी काम करता है। लाइसोसोम के अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इतना पावरफुल होता है कि इस पूरी कोशिका के किसी भी अंग पे यदि हम इसको ले जाकर के गिरा देते हैं तो वो अंग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालांकि इस जरूरी नहीं है कि ये एक खराब ही काम करता है, कभी कभी ये अच्छा भी काम कर देता है। जैसे मान के चलिए कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नष्ट हो जाए, या माइटोकॉन्ड्रिया कुछ समय के बाद में मर जाए, तो अब वहां पे अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया मरे हुई अवस्था में पड़ा रहेगा तो वो वहां पे सड़ना चालू कर देगा। मतलब आप नॉर्मल समझिए, तो आपके घर में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ले जाकर के या कि तो जला देते हैं, और नहीं तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से दफन करने का काम कर देते हैं। तो यही चीज इसमें भी होता है। लाइसोसोम क्या करता है कि साफ सफाई भी कर देता है। जो चीजें मर गई है यानी काम नहीं कर रही है उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। तो खराब अंगों को नष्ट करने का काम भी कौन करता है, तो लाइसोसोम। एक इसका हम नेगेटिव देख लिए इंपैक्ट, एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी देख लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइसोसोम देखता यह है कि लोग उसकी बातें ही नहीं मान
मान रहे हैं, अपनी मनमर्जी करने लग गए हैं। तो उस स्थिति में लाइसोसोम को पता है कि हमारे पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और यदि ये हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के किसी भी अंग पे गिरा देंगे तो वो कोशिका खत्म हो जाएगी। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोशिका के अंदर जितने अंग हैं वो लाइसोसोम की बात नहीं मानते हैं, तो उस कंडीशन में लाइसोसोम अपनी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को ही फाड़ लेता है। तो उसके फाड़ने की वजह से उसके अंदर तो भरा था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये पूरी की पूरी कोशिका पे बिखर जाता है, जिससे पूरी की पूरी कोशिका ही मर जाती है। तो उसके बाद में काम आता है सेंट्रोसोम का, कि सेल डिवीजन करके एक नई कोशिका बनाए, जिससे पुरानी कोशिका की जगह को भरा जा सके। तो यहां तक का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो आपको आगे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को दिन दुगुना और रात चौगुना आगे बढ़ा सकते।